गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर do you use to fight an electrical fire if a carbon dioxide extinguisher is unavailable। तो देखिए, ये कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते कोई आग लगा हुआ है, तो ये कंडीशन में इसके लिए जो बेस्ट अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक, जो कि अवेलेबल आप लोग के पास नहीं है। तो ये कंडीशन में आपके लिए जो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर यहीं पर आप लोग यूज करेंगे, ये हो जाएगा ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का, DCP टाइप का। तो अगर इलेक्ट्रिकल फायर के चलते आग लगा हुआ है तो इसमें CO2 टाइप का आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है अग्निशामक, तो आप लोग DCP टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। व्हाट शुड यू डू व्हेन योर क्लोथेस कैच फायर। जब आपके कपड़े में आग लग जाए आपको क्या करना चाहिए। स्टॉप वेयर यू आर, ड्रॉप टू द फ्लोर, रोल अगेंस्ट द फ्लोर एंड कूल अप विथ वाटर आफ्टर द फायर इज आउट। जहाँ हैं वहीं पर रुक जाएं, फर्श पर लेट जाएं, फर्श पर लौटें और आग बुझाने के बाद पानी से ठंडा हो जाएं। तो यही आप लोग को करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन व्हिच कंट्री वाज 5S सिस्टम इन्वेंटेड। कौन सा देश में 5S सिस्टम आविष्कार हुआ था। तो ये हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ 5S। जो 5S सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, तो इसमें आप लोग का जो 5 फेज क्या है 5S का। तो ऑप्शन सी में देखिए, तो ऑप्शन सी में जो है आप लोग का स्टैंडर्डाइज, शॉर्ट, सस्टेन, साइन और सेट इन ऑर्डर, यही हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, जैसे कि इसके बारे में भी बताया गया है। तो जो कि आप लोग का शॉर्ट, जो कि जापानी स्टार में ये शेरी है। इसके बाद आप लोग का सेट इन ऑर्डर, जिसको कि साइटन बोला जाता है, साइन, ये हो जाएगा सेइसो, जापानी स्टार में सेइसो, स्टैंडर्डाइज, ये हो जाएगा सेकेत्सु, और आप लोग का सस्टेन है। तो इसका आप लोग का जापानी स्टार में ये हो जाएगा शित्सुके। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वर्क के लिए, अच्छा एफिशिएंसी के लिए, अच्छा प्रोडक्शन के लिए, गुड वर्क कल्चर के लिए 5S टेक्नोलॉजी, 5S टर्म, 5S सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ISO 9001 रिलेटेड टू। ISO 9001 किसके साथ रिलेटेड है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो जाएगा ISO 14001। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आप लोग का ISO कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा ISO 45001, ISO 45001।
तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखें। आईएसओ स्टैंड्स फॉर, आईएसओ का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। व्हाट वन ऑफ बिलो कम अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो ये नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर में क्या आता है? तो ये हो जाएगा रेलवे वर्कशॉप हो गया। इसके बाद प्रोडक्शन यूनिट ये भी आता है। यहीं पर जो डीजल शेड हो गया, डिविजनल ऑफिस हो गया, CNW डिपो हो गया, ये आप लोग का फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर में नहीं आता है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। तो कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं से बचने का पहला कदम क्या होगा? तो सिंपल ये हो जाएगा बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सुरक्षा नियम को, सुरक्षा सावधानियों को आप लोग पालन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। इससे आप लोग का वर्क प्लेस में जो एक्सीडेंट, ये आप लोग का पहला कदम होगा रोकने के लिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज PPE? सिंपल ये हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE इसका फुल फॉर्म जैसे कि शूज हो गया, हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, गगल्स, एप्रॉन, ये सब वर्क प्लेस में PPE के रूप में यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का कौन सा इंसुलेटर नहीं है। तो इंसुलेटर पहले जान लीजिए, जिसमें आप लोग का करंट फ्लो होता नहीं, और कंडक्टर जो होता है इसमें करंट फ्लो होता है, कंडक्टर। तो यहीं पर नहीं है, पूछ रहा है इंसुलेटर। तो यहीं पर देखिए वुड जो है ये इंसुलेटर है, माइका भी इंसुलेटर है, ग्लास भी इंसुलेटर है, लेकिन गोल्ड जो है ये इंसुलेटर नहीं है, ये आप लोग का कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करता है। एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय। ऑयली सरफेस को, ऑयली फ्लोर को कैसे क्लीन करेंगे? तो इसको क्लीन करने के लिए पुट इन सॉडस्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो वुडन सॉडस्ट जो सोइंग ऑपरेशन के बाद निकलता है चिप्स, तो ये पाउडर जो वुडन डस्ट होगा इसको यूज करके आप लोग जो ऑयली फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि इसका सॉडस्ट जो है ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, फायर किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि फायर ट्रायंगल यहीं पर देख सकते हैं, ये एक साइड फ्यूल हो जाएगा, एक साइड हीट हो जाएगा और एक साइड ऑक्सीजन हो जाएगा। हैमर इज डैश। तो हैमर क्या है? हैमर एक हैंड टूल है जिसके माध्यम से स्ट्राइकिंग किया जाता है। तो हैमर इज ए स्ट्राइकिंग टूल या सॉक टूल। EOT मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग फॉर EOT क्रेन? EOT क्रेन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। फॉर एवरी फिफ्थ pH ऑफ कोच पेंट शुड बी रिमूव्ड अप टू बेयर मेटल एंड इट इज नोन एज। तो यहीं पर देखिए हर एक आप लोग का पांचवा जो pH में क्या होता है, पूरा कोच आप लोग को कोच बॉडी से पूरा पेंट को रिमूव कर दिया जाता है, बेयर कंडीशन रख दिया जाता है। तो ये होता है आप लोग का कौन सा शेड्यूल में? ये होगा A शेड्यूल में। फॉर एवरी pH डेज पेंटिंग इज डन। एवरी pH में आप लोग का सब शेड्यूल C पेंटिंग होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फुटस्टेप शुड बी पेंटेड विथ। जो आप लोग का कोच का मेन डोर का नीचे फुटस्टेप रहता है जिससे पैसेंजर चढ़ते हैं, तो ये फुटस्टेप को हम लोग पेंटिंग करेंगे बिटुमिनस ब्लैक पेंट लेके, बिटुमिनस ब्लैक।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीवी यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है ये कई टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी यूज होता है। C3W का भी यूज होता है, P4AG इस प्रकार का भी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। फंक्शन ऑफ यू कंट्रोलर इन कई टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। कई टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में यू कंट्रोलर का काम क्या है? एक्सेलरेट द ब्रेक एप्लीकेशन बाय रिड्यूसिंग 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर इन एडिशन टू द ड्राइवर बीपी प्रेशर रिडक्शन। तो यहीं पर देखिए यू कंट्रोलर का काम के टाइप डीबी में यही होता है कि ये आप लोग का बीपी प्रेशर को 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कर देता है। इसके साथ साथ जो ड्राइवर आप लोग का जो बीपी प्रेशर ड्रॉप किया होगा इसके साथ मिल के ये क्या करता है, जो ब्रेक एप्लीकेशन को फास्टर कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, स्पीड अप कर देता है। कंपोनेंट ऑफ के टाइप डीवी व्हिच विल डिसकनेक्ट सीआर फ्रॉम बीपी ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। तो ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान आप लोग का सीआर को डिसकनेक्ट करेगा बीपी से। तो ये इसका कौन करता है ये काम, कौन सा पार्ट्स करता है, कौन सा डिवाइस या कंपोनेंट करता है? ये डीवी में आप लोग का ए कंट्रोलर है, ये क्या करता है ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान सीआर को डिसकनेक्ट करता है बीपी से। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। कंपोनेंट ऑफ के टाइप डीवी व्हिच विल हेल्प टू रिलीज सीआर प्रेशर कंप्लीटली। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का डीवी का जो के टाइप डीवी में कौन सा जो कंपोनेंट है ये आप लोग का सीआर का प्रेशर को कम्प्लीटली रिमूव आउट कर देता है। तो ये हो जाएगा QRV हो जाएगा, क्विक रिलीज वाल्व। फियाट बॉगी का वजन, वेट ऑफ फियाट बॉगी 6.3 टन। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू, ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर का हवा ये वातावरण में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। ICF सॉलिड व्हील मैक्सिमम डायमीटर ये 915 mm। और इसका जो लास्ट ऑफ इशू साइज ये भी जान लीजिए, लास्ट ऑफ इशू साइज 834 mm। और जो कंडमिंग लिमिट होगा ये हो जाएगा 825 mm। व्हाट इज द कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच। LHB कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछ रहा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहीं पर ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा 845 mm। तो ये देखिए LHB का केस में नया कंडीशन में 915 mm ICF जैसा। लास्ट ऑफ इशू साइज ये हो जाएगा 862 mm। और जो कंडमनिंग साइज होगा ये 845 mm होगा, जिसका कि वेब थिकनेस इसी प्रकार का व्हील का वेब थिकनेस ये कितना होगा, वेब थिकनेस 17 + 3 mm होगा। और एक प्रकार का आप लोग का व्हील कंडमनिंग होगा 855 mm, जिसमें आप लोग का व्हील जो वेब थिकनेस होगा ये 14.3 mm वेब थिकनेस होगा। इसी प्रकार व्हील का कंडमनिंग व्हील डायमीटर 855 mm होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लेंज थिकनेस ऑफ व्हील्स फिटेड इन ICF कोच। तो ICF कोच में स्टैंडर्ड फ्लेंज थिकनेस पूछ रहे हैं। तो अभी आप लोग का कोचिंग का केस में जो स्टैंडर्ड होगा या न्यू कंडीशन में फ्लेंज का थिकनेस होगा 29.4 mm। और जो कंडमनिंग होगा ये 22 mm। इसी सब वागन का केस में नया कंडीशन में 28.5 mm।
और कंडमनिंग जो होगा ये 16 mm। ये फ्लेंज का थिकनेस है। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन में कि आप लोग का पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लेंज थिकनेस ऑफ व्हील फिटेड इन आईसेफ को स्टैंडर्ड पूछा है। तो स्टैंडर्ड आप लोग का 28 दिया हुआ है, लेकिन यहीं पर नया आप लोग का गाइडलाइन के अनुसार ये 29.4 mm होना था। तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एलएचबी बोगी डायमीटर ऑफ न्यू व्हील, तो यहीं पर ही डिस्कस हुआ है। एलएचबी कोच एलएचबी बोगी में जो नया चक्कर लगेगा ये 915 mm। एक्सेल बेलर डायमीटर ऑफ 16 टन एक्सेल इज 152/154 mm। तो यहीं पर 16 टन एक्सेल का आप लोग का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 152/154 mm। तो ये आप लोग का डायमीटर है 16 टन के लिए। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए एक्सेल बैरल डायमीटर ऑफ 16 टन एक्सेल इच, यहीं पर आप लोग का दे ही दिया है। तो 152/154 ये दोनों में से आप लोग का होगा। 152 mm वाला भी होगा और 154 mm भी होगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर ये 13 टन एक्सेल होता नॉन एसी आईसेफ कोच के लिए, तो इसका आप लोग का एक्सेल का डायमीटर 145 mm होता। व्हील डायमीटर इज मेजर्ड बाय, व्हील डायमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट से कौन सा डिवाइस से मेजर करेंगे, तो ये ट्रेमल गेज से करेंगे। डेज इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, टायर डिफेक्ट के गेज के माध्यम से व्हील डिफेक्ट को जांच करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। आईसेफ कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, आईसेफ कोच में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग फिट होता है। तो यहीं पर आईसेफ के लिए देख लीजिए, जो कि यहीं पर आया हुआ है स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। इसके साथ वंदे भारत, इसके साथ वंदे भारत, एलएचबी और वैगन स्टॉक के लिए यूज होगा सीटीआरबी कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। और लोकोमोटिव और यूएससी बोगी के लिए ये भी आता है एग्जाम में, ये सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग इसमें यूज होता है। द इनर रिंग ऑफ रोलर बियरिंग इज प्रोवाइडेड बाय दिस टाइप ऑफ बोर फॉर डायरेक्ट माउंटेड बियरिंग। तो यहीं पर देखिए इनर रिंग, जो रोलर बियरिंग का इनर आप लोग का जो बियरिंग इनर रिंग, रोलर बियरिंग का इनर रिंग जो होता है, ये आप लोग का किस प्रकार का बोर के साथ डायरेक्ट माउंट होता है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेपर टाइप का ये बोर रहेगा। हाउ द रोलर बियरिंग इज फिट ऑन द एक्सेल जर्नल, एक्सेल जर्नल में रोलर बियरिंग फिट होता है, ये श्रंक फिट या श्रिंक फिट के माध्यम से। टू डिटेक्ट माइन्यूट क्रैक इन रोलर बियरिंग डेज इच रिक्वायर्ड। तो यहीं पर देखिए जो माइन्यूट क्रैक, छोटा क्रैक जो रहेगा, तो ये आप लोग का बियरिंग में, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसका रिक्वायरमेंट होगा, लाइट विथ मैग्नीफाइंग ग्लास अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहीं पर देखिए जो लाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रे के साथ साथ मैग्नीफाइंग ग्लास में ही इसको चेक करना पड़ेगा। लाइट विथ मैग्नीफाइंग ग्लास अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन डी के साथ चलिए। While heating bearing ensure that temperature of bearing does not exceed, तो जब भी
बियरिंग को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीमेचर फेलियर ऑफ बियरिंग कुड बी कॉज्ड बाय, तो यहीं पर देखिए बियरिंग की असामयिक विफलता किस कारण से हो सकता है, तो ये एक्सेस लोड के चलते भी हो सकता है, एक्सेस हीट के चलते, कंटामिनेशन इसके चलते भी हो सकता है। तो ये आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव, एक्सेस लोड हो जाएगा, एक्सेस हीट हो जाएगा, या आप लोग का जो ग्रीस आप लोग का जो कंटामिनेंट हो जाएगा, उसमें धूला घुस जाएगा। तो ये कंडीशन में भी आप लोग का जो बियरिंग है ये फेलियर हो सकता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CTRB, CTRB का फुल फॉर्म पूछा है, कैट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए साइकिल इज बॉट फॉर RS 900 एंड सोल्ड फॉर RS 1080, फाइंड द गेन परसेंट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का दे दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है 900, सेलिंग प्राइस 1080 दे दिया है। ये कंडीशन में कितना प्रॉफिट कितना गेन होगा पूछ रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का सिंपल इसको कर सकते हैं। यहीं पर CP दे दिया है 900 रुपया दे दिया है, यहीं पर आप लोग का सेलिंग प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस 900, सेलिंग प्राइस 1080। तो यहीं पर आप लोग का जो गेन होगा या प्रॉफिट होगा ये 1080 माइनस 900 जो कि 180 रुपये होगा। तो ये आप लोग का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ गेन या प्रॉफिट कितना परसेंट का आप लोग का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट या गेन जो होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है इसका फार्मूला। तो प्रॉफिट आप लोग का 180 रुपये है, कॉस्ट प्राइस खरीदने का जो मूल्य है ये 900 रुपया है इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप लोग का मैथ है तो इसको आप लोग खुद कीजिए। तो फिर भी चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ए वॉच वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 140 मोर देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहीं पर देखिए एक घड़ी 10% के नुकसान पर बेची गई, यदि इसे 140 अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता, तो लागत मूल्य क्या होगा। तो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए यहीं पर सपोज आप लोग का कॉस्ट प्राइस जो है इसको x समझ लीजिए। तो यहीं पर लॉस जो है ये लॉस है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस जो है कॉस्ट प्राइस का 10% है, तो 10% ऑफ x, 10% ऑफ x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का x/10 हो जाएगा। इसके तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस से आप लोग का लॉस को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर देंगे तो आप लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहीं पर x माइनस लॉस जो है x/10 है, तो इसको सॉल्व कर देने से ये 9x/10 हो जाएगा। तो यहीं पर सेकंड केस में पूछ रहा है कि आप लोग का, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इसको अगर 140 रुपये ज़्यादा आप लोग इसमें आप लोग का इट वाज सोल्ड फॉर RS 140 मोर देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 4%। अगर 140 रुपया ज़्यादा
रेट में बेचते तो ये कंडीशन में आप लोग का 4% का लाभ होता। तो यहीं पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें आप लोग 140 रुपये ज़्यादा से बेच रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का न्यू जो सेलिंग प्राइस होगा ये 9x/10 ये सेलिंग प्राइस था। इससे आप लोग का 140 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, तो यहीं पर आप लोग का जो सेलिंग प्राइस होगा 9x/10 प्लस 140 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग प्रॉफिट या गेन देख लीजिए। प्रॉफिट क्या होगा, ये 4% ऑफ सीपी है, कॉस्ट प्राइस का 4% इसमें गेन हो रहा है ये कंडीशन में। तो ये आप लोग का जो गेन होगा, जो प्रॉफिट या गेन होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस का 4%, ये यहीं पर आप लोग का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4/100 इंटू एक्स हो जाएगा, 4/100 4% एक्स का, तो ये हो जाएगा 4x/100 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का नया सेलिंग प्राइस देख सकते हैं। न्यू आप लोग का सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस प्लस ये हो जाएगा प्रॉफिट, तो ये x प्लस 4x/100 जो कि ये हो जाएगा 104x/100 हो जाएगा। तो ये कंडीशन में इक्वेशन में आप डाल लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का 9x + 10 निकला था प्लस 140, जो आप लोग 140 रुपये ज़्यादा में बेचते तो 4% का लाभ होता। तो ये इसका बराबर आप लोग का ये क्या हो जाएगा, 104x/100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये कंडीशन में ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आप लोग का निकल जाएगा 1000 रुपीज़ निकल जाएगा, ये होगा 1000 रुपीज़। तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए कि एक घड़ी 10% के नुकसान पर बेची गई। यदि इसे आप लोग का 140 अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। तो लागत मूल्य इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना होता, तो ये आप लोग का 1000 रुपया होता। हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। तो आप एक औपचारिक पत्र के मुख्य भाग का अंत कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाय टेलिंग द रिसिप्टेंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। प्राप्तकर्ता को यह बता करके उसे आगे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये किस प्रकार का क्वेश्चन है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। Which of the following is not a situation when you write a formal letter। तो ये देखिए ये भी आप लोग का घुमा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऐसी नहीं है जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ये आप लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनवाइट नाइबर टू ए पार्टी। किसी पड़ोसी को पार्टी में आमंत्रित करने के लिए आप लोग यहीं पर आप लोग का निम्नलिखित कौन सी स्थिति में, तो यही आप लोग का स्थिति में ही आप लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिचुएशन। ये सिचुएशन नहीं है जबकि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है। तो अगर आप लोग नेबर जो आप लोग का होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको पार्टी में बुलाना है तो इसके लिए कोई भी फॉर्मल लेटर का ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए एक तो लंबा चौड़ा पैसेज दे गया है, इसको बढ़िया से पढ़िए। इसके बाद आंसर है, उसको आप लोग को क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। तो यहीं पर देख लीजिए 200 years आफ्टर माल्थस predicted the population growth would overtake food production by margin of 256 to 9. The simple fact is that food production had always been ahead of the population growth
Malthus Doomsday prediction simply did not come true due to two major reasons. First, population did not grow geometrically and birth rate in all Western countries fell during 20th century, resulting in very slow population growth. Over the past quarter century, birth rate have been falling in the developing countries too. Second, modern agriculture practices and better irrigation have resulted in the tremendous growth in food production in almost all parts of the globe, which the notable exception of sub-Saharan Africa. Therefore, at the global level, Malthusian doomsday never befell on us. India's population grew by about 2.5 times in past 45 years, from 361 millions in 1951 to an estimated 916 million in 1995. But during the same period, India's food grain production grew by nearly 4 times, from 51 million ton in 1951 to 191 million tons in 1995. As a result, the per capita food grain available in India has gone up considerably since independence. That is, माल्थुसियन प्रेडिक्शन हैज नॉट कम इवन ट्रू इन इंडिया। तो यहीं पर जो माल्थुसियन प्रेडिक्शन था जो इंडिया में काम नहीं किया, तो जैसे कि फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन जैसे बढ़ते जाएगा, इसी हिसाब से जो फूड प्रोडक्शन का रेट यहीं पर माल्थुसियन जो प्रिंसिपल है ये इंडिया में आप लोग का, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी ये काम नहीं दिया। तो यहीं पर दैट इज माल्थुसियन प्रेडिक्शन हैज नॉट कम ट्रू इवन इन इंडिया। इंडिया में भी अदर कंट्री के कंपैरिजन में यहीं पर भी जैसे दूसरा कंट्री में काम नहीं किया, इंडिया में भी काम नहीं किया। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इसको आंसर आराम से निकाल सकते हैं। पहले पैसेज को आप लोग बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखिए। माल्थस डोम्सडे प्रेडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू टू मेजर रीजन्स दे आर। तो यहीं पर देख लीजिए माल्थसियन जो आप लोग का माल्थस डोम्सडे का जो प्रेडिक्शन था ये आप लोग का सही नहीं हुआ। क्या दो मेन रीजन के लिए इनका जो प्रेडिक्शन था ये सही नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वेरी स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। बहुत स्लो रेट में आप लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड बेटर इरिगेशन। तो यहीं पर स्लो रेट में आप लोग का पॉपुलेशन हुआ, लेकिन आप लोग का मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ये बढ़ा और बेटर इरिगेशन भी हुआ। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन द पास्ट 45 ईयर्स इंडियन पॉपुलेशन हैज ग्रोथ अबाउट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पास्ट जो लास्ट 45 ईयर्स था पास्ट, तो इसमें आप लोग का इंडिया का पॉपुलेशन हैज ग्रोन। पॉपुलेशन कितना यहीं पर ग्रोन हुआ है लास्ट 45 ईयर्स में, तो ये आप लोग का हो जाएगा 2.5 टाइम्स ये ग्रोथ हुआ है। द फूड प्रोडक्शन हैज ऑलवेज बीन डेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रो। द फूड प्रोडक्शन हैज ऑलवेज, ये फूड प्रोडक्शन हमेशा क्या हुआ है, डेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हो जाएगा आप लोग का एहेड हो जाएगा। द फूड प्रोडक्शन हैज बीन एहेड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन द डेवलपिंग कंट्रीज द बर्थ रेट इज। तो देखिए आप लोग का डेवलपिंग कंट्री में बर्थ रेट क्या हुआ है, तो बर्थ रेट आप लोग का यहीं पर फॉल हुआ है, घट गया है। इंडियाज फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 1995 ग्रीव नियरली। तो यहीं पर देखिए इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन था 1951 से 1995 तक, तो ये आप लोग का ग्रीव हुआ है, बढ़ गया है। कितना टाइम्स बढ़ गया है, तो ये आप लोग का 4 टाइम्स बढ़ गया है।
नेक्स्ट चलते हैं, एक आप लोग का मैथ है। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 days विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब 4 days ओनली, देन सी कैन अलोन डू द जॉब ऑफ। ये दो दिए गए स्टेशनों के बीच में रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है। तो यहीं पर देखिए रेलवे ट्रैक बिछाने का काम है, ये इसको 16 दिन में करता है और बी वही काम को 12 दिन में करता है। सी की मदद से ये केवल 4 दिन में काम हो जाता है। तो फिर अकेले सी वही काम को कितने दिन में करता है, तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का दिया है। तो ये यहीं पर आप लोग का ये वर्क को आप लोग कंप्लीट कर रहा है 16 दिन में, तो एक दिन में ये 1/16 पार्ट काम कर रहा है। उसी हिसाब से बी वर्क को कंप्लीट करता है 12 दिन में, तो ये आप लोग का एक दिन में जो वर्क है इसका 1/12 पार्ट करेगा। तो ए बी सी तीनों जब मिल जाते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी एंड सी ये कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। तो एक दिन में ए बी सी कंप्लीट करेंगे काम का 1/4 पार्ट। तो यहीं पर आप लोग का पार्ट ऑफ वर्क डन बाय सी इन 1 डे, तो यहीं पर देखिए सी एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो ये आप लोग का 1/4 माइनस ये टोटल आप लोग का 1/4 से माइनस कर दीजिए ये आप लोग का ए और बी का काम का, तो ये आप लोग का 1/16 प्लस 1/12 इससे माइनस कर दीजिए। तो सी एक दिन में कितना पार्ट काम करता है ये निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/48 आप लोग का पार्ट हो जाएगा काम का, इतना हिस्सा काम करता है सी एक दिन में। तो यहीं पर देखिए 5/48 ये अंश या पार्ट काम करता है ये एक दिन में। तो पूरा कंप्लीट वर्क करेगा वन वर्क, पूरा कंप्लीट वर्क ये करेगा, ये कितना दिन में करेगा वन वर्क के लिए, ये हो जाएगा आप लोग का 1/5/48 जो कि ये हो जाएगा 48/5। इसको लिख सकते हैं 9 3/5 डेज। तो ये हो जाएगा 9 3/5 डेज में ये काम तो करेगा। तो सी जो अकेला आप लोग का सी एलोन ये जॉब को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ये करेगा 9 3/5 डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? तो यहीं पर देखिए X और Y एक काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। X अकेला काम को शुरू किया और फिर 4 दिन के बाद Y ने उसके साथ काम करना शुरू किया। जब तक कि काम पूरा नहीं होगा तो काम कितना समय तक चला है, तो इसको हम लोग को निकलना है। इसको निकालने के लिए यहीं पर देख लीजिए। तो x आप लोग का कंप्लीट करता है, x काम करता है ये 20 दिन आप लोग का टाइम लेता है और इसी हिसाब से आप लोग का 1 डे में ये 1/20 पार्ट वर्क करता है। तो ये आप लोग का 4 दिन में x कितना काम करेगा 4/20 जो कि 1/5 पार्ट करेगा। तो रिमेनिंग कितना वर्क बच गया है यहीं पर देख लीजिए। रिमेनिंग वर्क
टोटल वर्क से ये कितना रिमेनिंग वर्क रह गया है, तो ये 1 माइनस 1/5 जो कि 4/5 है, इतना वर्क रिमेनिंग रह गया है। तो यहीं पर आप लोग का वय का देख लीजिए, वय क्या किया है आप लोग का, वय काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में, तो 1 डे में ये 1/12 पार्ट करेगा, वह इतना अंश काम करेगा। तो ये x प्लस वाई दोनों एक दिन में कितना करेंगे, x प्लस वाई इन 1 डे, तो ये करेंगे। यहीं पर x आप लोग का एक दिन में किया था 1/20 पार्ट और y किया था 1/12 पार्ट, x किया था 1/20 पार्ट और y किया था 1/12 पार्ट। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए 2/15 जो पार्ट वर्क है ये x प्लस वाई काम करते हैं इन 1 डे। एक दिन में 2 डिवाइडेड बाय 15, 2/15 2/15 पार्ट वर्क काम करते हैं x प्लस वाई एक दिन में। तो यहीं पर एक पार्ट काम करेंगे x प्लस वाई दोनों मिल के, तो ये कितना ये में करेंगे 1/2/15 या ये हो जाएगा आप लोग का 15/2 दिन। तो इसको आप लोग का 4/5 पार्ट वर्क होगा x प्लस वाई दोनों मिलके, तो ये कितना दिन में करेंगे, ये 15/2 इंटू 4/5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये निकल जाएगा आप लोग का 6 डेज निकल जाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 4 दिन प्लस 6 दिन, तो ये 10 डेज हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा कि x और आप लोग का यहीं पर वह एक साथ में क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। x अकेले काम को शुरू किया और 4 दिन बाद वह ने उसके साथ काम करना शुरू किया जब तक कि काम पूरा ना हो। तो काम कितना समय तक चला, तो काम ये आप लोग का 10 दिन तक चला। तो ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, काम 10 दिन तक चला। व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ आईसीएफ बोगी। तो यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दो दिया गया, इसमें से आईसीएफ बोगी का कौन सा पार्ट्स नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। तो यहीं पर देख लीजिए जो एक्सेल गाइड ये पार्ट्स है, बोगी ट्रांजम ये भी पार्ट्स है, लॉन्गिट्यूडिनल बार पार्ट्स है, लेकिन यहीं पर क्रॉस बार जो है ये आईसीएफ बोगी का पार्ट्स नहीं है। व्हील बेस ऑफ आईसीएफ बोगी जो कि सिंपली 2896 mm होता है व्हील बेस। तो व्हील बेस आईसीएफ के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एलएचबी के लिए 2560 mm, वंदे भारत के लिए 2700 mm, वागन स्टॉक गुड स्टॉक के लिए 2000 ± 5 mm, डैशपॉट इज द पार्ट ऑफ। तो डैशपॉट किसका पार्ट है, तो ये प्राइमरी सस्पेंशन का ही एक पार्ट है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। द क्लियरेंस बिटवीन क्राउन पैड एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन इज डिश टाइप क्लियरेंस। तो यहीं पर देखिए जो क्राउन आप लोग का सीट है और
क्राउन आप लोग का एक्सेल बॉक्स क्राउन जो है, इसका बीच में जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए क्लियरेंस बोलेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, या क्राउन क्लियरेंस बोलेंगे। इट इज़ द क्लियरेंस बिटवीन क्राउन पैड एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन। ये दोनों का बीच में जो दूरी को ए क्लियरेंस, क्राउन क्लियरेंस बोलेंगे। द लेटरल थ्रस्ट इज प्रिवेंटेड बाय डेस इन आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में लेटरल जो थ्रस्ट होता है इसको आप लोग का कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्विलाइजिंग स्टे हो जाएगा, इक्विलाइजिंग स्टे रॉड। नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय डेस इन आईसीएफ बोगी। तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड करता है। तो इसका काम कौन करता है आईसीएफ बोगी में? द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय डेस इन आईसीएफ बोगी। ये हो जाएगा एंकर लिंक हो जाएगा। देयर आर डेस नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में टोटल 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है, जो कि ये 10 इंच या 255 mm का रहता है। इसका जो डायमीटर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हुबली डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में 55 तक रखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट में जो बाकी जो क्वेश्चन सब है, रेस्ट क्वेश्चन जो है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। जय हिंद दोस्तों।